भजन क्लबिंग की लहर, भक्ति और बीट्स का ये अनोखा संगम आज युवाओं के बीच एक ट्रेंड बनता जा रहा है। भजन क्लबिंग करने का आइडिया कैसे आया? हम इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स देखते हैं तो हमारी संस्कृति भी उस कॉन्सर्ट की लेवल की क्यों नहीं हो सकती? व्हाई डज इट हैव टू बी बोरिंग? आपको आर्टिस्ट ढूंढने में और उन्हें कन्विंस करने में कि आप एक ट्रेडिशनल कीर्तन ना करके हम इसे एक क्लबिंग स्टाइल में करें। आर्टिस्ट चाहते थे कुछ ना कुछ ऐसा करना, बट हर आर्टिस्ट के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अपने लेवल पे कर पाने। तो अभी तक कीर्तन हो रहे हैं ना, वो वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, दे आर एक्सपेक्टेड कि वो एक कीर्तन स्टाइल में उसको करें। जिस तरीके भजन क्लबिंग इवेंट्स की तरह आ रहा है, उसी तरीके से शादियों में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। मतलब हमारे अनाउंस करने के 3 से 4 दिन बाद लोगों की ये इंक्वायरी आना शुरू हो गई कि हम अपनी शादी में करवाना चाहते हैं। बहुत लोग पेरेंट्स को लेकर आए थे, ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर आए थे, और फिर लगता है कि इतने लोगों को ऐसी चीजें चाहिए जिसमें वो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कि हम उन ऑर्गेनाइजर्स की तरह नहीं है जो सब पीछे रहते हैं, क्योंकि सनातन जर्नी का मैं 2 साल से फेस रहा हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि हर इवेंट में मैं भी लोगों से जाके मिलूँ। तो जब इवेंट की शुरुआत हुई तो मैं जब स्टेज पे गया और जब जय श्री राम मेरे बोलने के बाद 2000 लोगों ने 3000 लोगों ने एक साथ बोला, तो खड़े खड़े स्टेज पे गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए कि अच्छा ये वो चीज़ है कि आज मेरी वजह से, आज हमारी वजह से यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं और जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करके लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं और आ रहे हैं। क्लबिंग में आप क्या और एक्सपीरियंस देते हो कि लोगों को लगे कि यार ये डिफरेंट है कीर्तन से? एक हमने कोशिश करी कि हम इन्वॉल्वमेंट इसमें सभी भगवान जी की रखें, बिना भगवान जी की कोई मूर्ति वहाँ पे स्थापित करके, कि जब कोई भी आए तो उसे ये फील ना हो कि यार ये तो घर में भी हम कर सकते हैं। डाउन साइड क्या था इसका? कोई भी चीज आज की डेट में फ्री में नहीं मिलती। ना आर्टिस्ट फ्री में आते हैं, ना सेटअप फ्री में लगता है, ना जगह फ्री में मिलती है। We have put so much into it. अगर हम सब कुछ ही अपने पॉकेट से दे देंगे, जो कि हमने पिछली बार दिया था, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं दिया था ना, हम हर बार देंगे, बट कहीं ना कहीं तो हमें कमाना पड़ेगा ना कुछ, फॉर यू टू गेट दैट एक्सपीरियंस। वो चीज होगी कैसे? जब पीएम मोदी ने इसके बारे में बात की, वो क्या एक मतलब फीलिंग थी? इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां युवा अपनी पहचान और सुकून दोनों की तलाश में है, वहीं एक नई सांस्कृतिक लहर भी धीरे धीरे आकार ले रही है, भजन क्लबिंग की लहर। जी हां, भक्ति और बीट्स का ये अनोखा संगम आज युवाओं के बीच एक ट्रेंड बनता जा रहा है। मंदिरों की परंपरागत घंटियां और हारमोनियम की मधुर धुन अब डीजे कंसोल, लेजर लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ गूंज रही हैं। भजन क्लबिंग केवल एक संगीत शैली नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। बतरस में हम जानेंगे कैसे भजन क्लबिंग एक सकारात्मक सांस्कृतिक परिवर्तन बनकर उभरी है। हमारे साथ बात करने के लिए वो युवा आयोजक एक जोड़ी है, पति पत्नी है, जिन्होंने अपने जुनून और श्रद्धा से इस कार्यक्रम को केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया था। स्वागत करिए, निकुंज गुप्ता हमारे साथ हैं, फाउंडर ऑफ सनातन जर्नी, और उनके साथ हैं उनकी धर्म पत्नी वर्षिका ज्योति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बतरस में। वर्षिका, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, कितने साल हो गए आप लोग की शादी को? इस फेब में 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा जी। तो ये भजन क्लबिंग करने का आइडिया कैसे आया, कब आया और ये नाम कैसे सूझा? हम एक्चुअली 2 साल पहले से एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं सनातन जर्नी के नाम से, जो हमने शुरू किया था जेन जी को अपनी रूट से जोड़ने के लिए। दोनों साथ में? सो हम साथ में 10 साल हो गए हमें। वैसे भी एक 10 साल से तो हम लोग साथ में ही थे। और शादी से पहले भी हम लोग जब काम भी करते थे तो सेम ऑफिस में ही रहते थे, सारी चीजें करते थे। तो मेन गोल इंटेंशन एक शुरू आया है कि अगर हम कोई भी चीज करते आ रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स खुद भी बोलते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं या फिर नवरात्रे हैं, ये खाइए ये ना खाइए, तो हमने वो जानने की पहले अपने लेवल पे कोशिश करी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पर जैसे जैसे जानने के, अच्छा इनके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक लॉजिक जुड़े हैं। जब हमें जानने में वो इंटरेस्ट आया, हमने सोचा क्यों ना ये सबको बताया जाए। जैसे कि नवरात्रे वैसे सीजन चेंजिंग के टाइम पे आते हैं और इस वजह से कहते हैं कि चीजें नहीं खानी चाहिए। दैट मेक्स मोर सेंस, वो ज्यादा सेंस बनाता है लोगों के लिए कि अच्छा हाँ ये रीजन सही है, हम इसलिए इसको फॉलो करें। वो उसी तरीके से कई सारी चीज़ें हमने कोशिश करी कि अपने सनातन जर्नी के चैनल पे इसको कवर करते जाएं, लोगों को चीज़ें बताते जाएं। फिर धीरे धीरे करके जब लोगों ने अपनाया कंटेंट को, लोगों ने देखना शुरू किया, तो उन्होंने ही मांगने शुरू किया कि जो चीज़ आप बता रहे हैं हमारी उसमें सहायता करें। अच्छा।
मतलब अगर आप कोई पूजा बता रहे हैं तो उन पूजा को कैसे करें, उसका सामान कहाँ से लाए, क्या चीज़ करें। फिर हमने सबसे पहले जैसे दिवाली के समय, लास्ट दिवाली के समय ही हमने दिवाली की किट निकाली, जिसमें हमने मान लीजिए दिवाली की पूजा की पूरी विधि समझाई उसी किट के साथ, ताकि कोई घर पे किट मंगा के सीधा खुद के तरीके से पूजा कर सके। दिस इज द यूट्यूब चैनल जिसकी आप बात जी कर रहे हैं। जी 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 यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू करी है, काफी अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। तो जैसे ही रिस्पांस मिला, लोग चाहते थे, फिर कहीं कहीं क्वेरीज आने लगी कि हमें मेडिटेशन भी करना है, हम ये भी करना चाहते हैं। हमें भी खुद लगा कि हमें कम्युनिटी जोड़नी चाहिए, कि लोग इतने इंटरेस्टेड हैं तो ऐसा कुछ करना चाहिए। एंड उसी समय थोड़ा थोड़ा आई थिंक भजन जैमिंग वाज बिकमिंग अ थिंग, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में होने लग गया था, में लोग कैफेज में कर रहे थे ये वो। एंड हमने सोचा कि क्यों ना इसे एक थोड़ा सा बड़ा रूप दिया जाए। हम इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स देखते हैं, तो हमारी संस्कृति भी उस कॉन्सर्ट की लेवल की क्यों नहीं हो सकती? व्हाई डज इट हैव टू बी बोरिंग? या मतलब हम बच्चों को लगता है, हमें भी लगता था कि कीर्तन में जाना है, कैसे कीर्तन में जाएंगे? मतलब जैसे आपको बैकग्राउंड है, हम जब इनिशियली मिले भी थे, हम ड्रामा क्लासेस में मिले थे, तो हमारा बैकग्राउंड इन ऑन स्टेज का भी रहा है। एंड देन आई डिड एक्टिंग एज अ डिग्री। मैंने एक्टिंग करी थी डिग्री की तरह, तो कैमरे के सामने आने का, स्टेज पे आने का, इन सब की आदत भी थी और आगे करने का मन भी था। प्लस ये भी पता था कि स्टेज पे कुछ परफॉर्म किया जाए तो कितना कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जब ये देखा कि एक भजन क्लबिंग तो फिर भी बाद में आया, दिवाली के समय ही जब हमने ये किट निकाली थी, तभी मेरे दिमाग में था कि हम कुछ इवेंट करें। समय कम था क्योंकि 1 महीने के गैप में था, पर मन था कि हम कुछ इवेंट करें सिंगर्स के साथ, परफॉर्मर्स के साथ, जहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा करें। तब भजन क्लबिंग का नाम नहीं था, बट मन में एक कॉन्सेप्ट जरूर था कि कुछ इन सब के साथ करना है। हमने आर्टिस्ट के साथ उनके रेट भी समझे कि किस रेट पे आएंगे, कहाँ कर सकते हैं। बट क्योंकि जब कोई नई चीज करने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है कि क्या 1 महीने में उतने लोग आ पाएंगे। और हमारे लिए तो बहुत ही नया था, हमारी पूरी फैमिली में कोई ये सब नहीं करता है, ना इनकी साइड में ना मेरी साइड में। हमारी फैमिलीज आर प्योरली डिफरेंट फ्रॉम दिस। हम ही दोनों हैं जो एक्टिंग और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो बहुत नया था, तो समझ में भी नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्या करना है। बट मतलब पहले इवेंट तक भी ऑल्दो फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव, उन्होंने पूरी सहायता करी, फाइनेंशियली भी, समय के साथ भी। बट सबको, क्योंकि हम फैमिली बिजनेस से आते हैं जहाँ हमारा काम है कि सब सोचते हैं आप जब खत्म कॉलेज करके आ रहे हो आपको फैमिली बिजनेस में ही जुड़ना है, सब चाहते ही हैं और सेंस भी बनाते हैं कि जब कोई काम ऑलरेडी बड़ा है तो वहाँ पे समय लगाया जाए, कोई नई चीज़ करके फिर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत क्या है। तो सबको ये था कि आप किसी चीज़ में समय लगा रहे हैं, बट अगर उसका रिजल्ट उस तरीके का नहीं आया जैसे आप चाह रहे हैं, तो वही समय अगर आप हमारे बिजनेस में लगाते तो ज़्यादा रिजल्ट निकल के आता। बट मैंने कहा कि करके देखने दीजिए, करते हैं। सबने फिर उस तरीके से सपोर्ट भी करा। तो जब भजन क्लबिंग जब हमने अनाउंस भी किया, वो ऐसे था क्योंकि हमारी वेबसाइट ऑलरेडी थी, तो मैंने कहा बैठे बैठे अपने ऑफिस में कि आज वेबसाइट पे डाल के देख लेते हैं, अगर 50 लोग भी आते हैं, 100 लोग भी आते हैं, तो एक छोटा सा इवेंट करेंगे। हमारी सोच ही नहीं थी कि हमें उसे कॉन्सर्ट लेवल पे जाना है। में कर लेंगे, 50 लोग आ जाएंगे, कहीं से तो शुरुआत होगी, कहीं से शुरुआत होगी, ये पता लगेगा। क्योंकि कई बार क्योंकि व्यूज देख के देखना कि अच्छा 3000 लोगों ने देखा, वो आसान लगता है, पर उन 3000 लोगों को अपने सामने लाना और खड़ा करना मुश्किल चीज है। तो हमें इतना था कि अगर हम 50 लोग भी ले आते हैं तो वो एक बड़ी चीज़ है, हमारे लिए एक बड़ी सक्सेस है। बट जैसे ही वो चलना शुरू हुआ, कैंपेन चलना शुरू हुआ, लोगों ने जुड़ना शुरू करा, तो पहले हफ्ते तक ही हमने 150 के अराउंड टिकट्स कर ली। तो हमें ये लगा कि चलो 150 नहीं, अब 400-500 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। हमने तब ना वेन्यू अनाउंस किया था, ना आर्टिस्ट अनाउंस। आर्टिस्ट तो हमने उस दिन तक, जब तक शो था। जब आपकी यूट्यूब चैनल था और वेबसाइट थी, तो क्या एज ग्रुप था जो आपसे इंगेज करता था? यंगर था या फिर जैसे हमारे वेबसाइट पे एक सर्विस थी, मान लीजिए पूजा, गौरी शंकर जी पूजा जो लोग कराते हैं अपनी शादी के लिए। तो इंटरेस्टिंगली कई सारे लोग जैसे अपने पेरेंट्स से छुप के, क्योंकि जो क्या कहते हैं लव मैरिज करना चाहते हैं, या अलग अलग रिलीजन से, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही आ रहे हैं, हर रिलीजन से लोग वहाँ पे आके उनसे पूजा करवा के। बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि हिंदूज तो ठीक है, हमें पता है ये पूजा होती है। वी हैड पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन्स टेल अस
कास्ट भी नहीं, रिलीजन, मतलब इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर अस कि ये कैसे, हाउ आर, बट एक अच्छा हमें ये चीज लगी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दे पा रहे हैं जहाँ पे वो खुल के जो चीज करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। तो इस वजह से यंग एज के जो, बल्कि कई सारे बच्चे जो कॉलेज में या स्कूल से निकलने वाले हैं वो अपनी अलग अलग तरीके की पूजाएं करवा रहे हैं। See, I'm liking the way you're calling them बच्चा, because you two are also fairly young. So मतलब मान लीजिए आज अगर मैं 25 साल का हूँ तो अगर कोई 18 या 17 साल का है तो हमसे तो छोटे, वो माने या ना माने पर हमसे छोटे ही हो गए। तो वो लोग भी आके कि अच्छा हमें, क्योंकि जब आपने क्लबिंग का डिसाइड किया होगा तो शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक उम्र से ज्यादा के लोगों को आप उसमें इंटरेस्टेड कर पाओगे। तो अगर वो 150 लोग आए तो आई एज्यूम की यंगर जनरेशन ही थी जिन्होंने 150 पहले हफ्ते में है। मैं वही आपको कंटिन्यू कर रहा था। जब हम सेकंड वीक तक गए, ना वेन्यू अनाउंस्ड है हमारा, ना ही हमारा आर्टिस्ट हमने एंड तक नहीं अनाउंस किया जब तक इवेंट था। सेकंड वीक तक बाय द एंड हमारे 600 टिकट्स हो गई थी विदाउट अनाउंसिंग द वेन्यू, एंड 100 टिकट्स पर डे की सेल होना शुरू हो गई थी। फिर हमें लगा यार अब तो बड़ा करना पड़ेगा। हमने तब भी हमने अपना टारगेट रखा कि ठीक है अब वो नहीं है तो आवर टारगेट वुड बी 1000 पीपल। हम 1000 लोगों तक जाएंगे, उस हिसाब से ही जगह देखते हैं। तो तब भी हमने कहा कि ठीक है हम एक स्टेडियम लेवल पे करेंगे। तो हम इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही गए, वहाँ पे हमने लोकेशन चूज करी। वहाँ पे भी हमने छोटी लोकेशन चूज करी। तो जैसे जैसे लोग इंटरेस्ट दिखाते रहे, लोग बढ़ते रहे, फाइनली जब तक इवेंट आया तब तक हमारे पास 2000 से ज्यादा लोग थे जो इवेंट में आए। हमने इस वजह से कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लोकेशन स्विच करी ताकि उन लोगों को अकोमोडेट करा जा सके और वो एक्सपीरियंस दिया जा सके जो वो देखने के लिए आ रहे हैं। और तब हमने खुद के लिए एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दी कि चाहे लोग एक छोटे स्केल पे भी कर रहे हैं और बड़े स्केल पे भी कर रहे हैं, हमें इसको ऐसे फॉर्मलाइज करना है कि जिस तरीके से कोई भी और कॉन्सर्ट होता है पूरी दुनिया में, मान लीजिए कि आप किसी बड़े सिंगर के कॉन्सर्ट में जाते हैं, उसी तरीके से एक भजन क्लबिंग का कॉन्सर्ट हो। और धीरे धीरे इसी कारण से कई सारे सिंगर्स भी उभर के आ रहे हैं। मतलब माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस ओनली कि आपको आर्टिस्ट ढूंढने में और उन्हें कन्विंस करने में कि आप एक ट्रेडिशनल कीर्तन ना करके हम इसे क्लबिंग स्टाइल में करें, फ्यूजन स्टाइल में कर रहे हैं, हाउ डिफिकल्ट वाज इट, या क्या प्रोसेस था? देखिए आर्टिस्ट, जो मैं एक बार अगर अपनी तरफ से बताऊं कि मेरे को लगा कि आर्टिस्ट चाहते थे कुछ ना कुछ ऐसा करना, बट हर आर्टिस्ट के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अपने लेवल पे कर पाने के। एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं। और एक ये रिस्क है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। मतलब पहले में भी हम नेगेटिव में ही निकल के आए, बट वो एक इन्वेस्टमेंट, हमने एक रिस्क लिया, वो आर्टिस्ट अपने लेवल पे शायद ना ले पाए। प्लस जो अभी तक कीर्तन हो रहे हैं ना, वो वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, दे आर एक्सपेक्टेड कि वो एक कीर्तन स्टाइल में उसको करें। तो आर्टिस्ट वाज आल्सो वेरी स्केप्टिकल कि यार मैं करूंगा तो सही या करेंगे तो सही, बट क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो अच्छा होगा? तो उन्होंने भी ऐसी कोई चीज ज्यादा ट्राई नहीं करी थी, एंड दिस वाज वेरी न्यू फॉर देम आल्सो। बट आफ्टर वी अनाउंस दिस इवेंट, अ लॉट ऑफ न्यू ग्रुप्स, बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट हमारे पास आए खुद से कि हम करना चाहते हैं, हमें मौका चाहिए। एंड उससे पता चलता है कि कितना ज्यादा टैलेंट, एक तो इंडिया में ऑफ कोर्स बहुत टैलेंट है, बट लोग नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं। और कई सारों ने उसके बाद खुद से भी शुरुआत करी। और एक और नई चीज हमने नोटिस करी कि साथ ही में जिस तरीके से भजन क्लबिंग इवेंट्स की तरह आ रहा है, उसी तरीके से शादियों में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। मतलब हमारे अनाउंस करने के 3 से 4 दिन बाद लोगों की ये इंक्वायरी आना शुरू हो गई कि हम अपनी शादी में करवाना चाहते हैं, हम प्राइवेट चीज नहीं कर रहे। इस वजह से हम लोगों को मना कर देते। बट एक पॉजिटिव साइड में भी चीज है कि या तो एक नया इंट्रोडक्शन आएगा या फिर जो एग्जिस्टिंग चीजें चलती आ रही हैं उन नाइट्स में भी अल्कोहल की कम होके एक नई चीज की शुरुआत होने जाएगी। वैसे भी हम एक ट्रेंड देख रहे हैं जेनजीज और जेन अल्फा में, जो हम देख रहे हैं कि जेनजीज आजकल अल्कोहल कंजप्शन कम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों से वो उबर रहे हैं। दिस इज बहुत अच्छा लगता है देखकर कि भजन क्लबिंग को भी वो ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपने बताया कि किस तरह से यू मैनेज टू एटलीस्ट हैव एन इवेंट। आपने ये भी बताया कि आप पहले इवेंट में माइनस में गए थे, नेगेटिव में गए थे। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट वाज योर पॉजिटिव टेक अवे कि आपको लगा यार ये तो करते ही रहना है? इस लेवल का कम्युनिटी फीलिंग था। मतलब हम जब ऑन ग्राउंड थे इवेंट में, एक तो होता है ठीक है ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, आए लोग, मजा किया, चले गए। हमें लोग रोक के बोल रहे थे आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, मैं दोबारा आऊंगी, मैं दोबारा आऊंगा, मैं अपने बच्चों को लेके आऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स को लेके आऊंगा। बहुत लोग पेरेंट्स को लेकर आए थे, ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर आए थे। एंड 1-2 लोग होते तो फिर भी होता है कि ठीक है 1-2 लोगों ने बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया होगा। मतलब 15-20 पीपल, 50 पीपल केम टू मी,
इक्वल अमाउंट केम टू हिम, और फिर लगता है कि इतने लोगों को ऐसी चीजें चाहिए जिसमें वो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक नया कल्चर इनकलकेट करने का ट्राई कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के अंदर, और हम उस चीज को लीड कर पा रहे हैं, हम उनको वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, कर पा रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स। मतलब एक चीज की जब स्टेज पे जाना है, क्योंकि हम उन ऑर्गेनाइजर्स की तरह नहीं है जो सब पीछे रहते हैं, क्योंकि सनातन जर्नी का मैं 2 साल से फेस रहा हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि हर इवेंट में मैं भी लोगों से जाके मिलूं। तो जब इवेंट की शुरुआत हुई तो मैं जब स्टेज पे गया और जब जय श्री राम मेरे बोलने के बाद 2000 लोगों ने 3000 लोगों ने एक साथ बोला, तो खड़े खड़े स्टेज पे गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए कि अच्छा ये वो चीज़ है कि आज मेरी वजह से, आज हमारी वजह से यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं और जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करके लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं और आ रहे हैं। तो एक वो फीलिंग है, साथ ही में जब एक वो अटेंशन कि अच्छा लोगों को चीज़ सही लगी। आज हम बता सकते हैं कि लोगों से बोल सकते हैं कि हमने कुछ ऐसी शुरुआत करी कि उसके बाद कई सारे लोगों ने उसकी शुरुआत करी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल्ली में, मतलब हमारे पास साउथ अफ्रीका से मैसेज आए कि आप यहाँ आइए हमारे पास करने के लिए, दुबई से, यूएसए में आइए। तो जब किसी नई चीज की शुरुआत होती है और उसका कारण आप होते हैं, तो एक वो अपने आप में फीलिंग होती है। तब आप वो नहीं देखते कि आप कहाँ कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, आप ये देखते हैं कि अच्छा आप उसको और कितना बड़ा कर सकते हैं। तो इफ आई मे आस्क, आप दोनों में से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है आप दोनों की फैमिली? हाँ, दोनों की है? जैसे हर घर होता है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा है कि हम वो, जैसे कोई भी एक घर होता है उसी तरीके से। सो नाउ अब जब आप इस सनातन जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं, तो इंडिविजुअली आप दोनों से जानना चाहूंगी क्या उद्देश्य है? क्या ये एक मनोरंजन, लोगों को एक बोर्ड पे लेके आना, कम्युनिटी बनाना, इस चीज़ को इंजॉयबल फैक्टर बनाना ही है, या आपको लगता है कि आप चाहेंगे आगे जाके कि आप लोगों को एडवांस करें आध्यात्मिक जर्नी में भी? पर्सनली अगर मैं बोलूँ, हम इस लेवल पे नहीं है कि हम किसी को भी एडवांस कर सकें उनकी किसी भी आध्यात्मिक जर्नी पे। आप अभी भी खाली आप हाँ, बट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म ही दे जो रहे हो। हम जरूर चाहते हैं वो ये है कि लोग अपने आप से कनेक्ट करना शुरू करें, एटलीस्ट अपनी स्पिरिचुअलिटी से। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं नहीं कहूँगी मैं हद से बाहर रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ ऐसा मौका मिलता कि मैं अपने आप से कनेक्ट कर पाती, या मैं एक हायर पावर से कनेक्ट कर पाती थ्रू एनी मीडियम, मैं वो चाहती, तो मैं वो लोगों को जरूर देना चाहती हूँ अपने लेवल पे कि आप ये प्लेटफॉर्म है, आप आइए, आप अपनी तरीके से अपने भगवान से कनेक्ट करिए अगर आप चाहते हैं। फाइंड योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन अ हायर पावर, एंड अगर मैं वो आपके लिए कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी है। वेरी नाइस, गुड थॉट। निकुंज, आपका? काफ़ी सिमिलरली मेरे को लगता है कि जैसे मेरा जो गोल शुरुआत करते हुए सनातन जर्नी का गोल ये था कि हम एक जगह पे एक आसान तरीके से वो सारी चीज़ें उन लोगों को दे सके जो उन्हें ढूंढने में दिक्कत आती है, अगर मैं ऐसे समझाऊं। इसी वजह से जैसे मैंने बताया कि हमने इनिशियली पहले कंटेंट बनाया ताकि वहाँ से लोगों को नॉलेज दे पाए। वही चीज़ हमने अपनी वेबसाइट पे भी डालना शुरू करा कि अच्छा कोई अगर सर्च कर रहा है, उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए कि अच्छा आज मैं ये व्रत कैसे रखूँ, तो वो चीज़ उनको पता लग जाए कि कौन सी चीज़ें यूज़ करें, वो सारी चीज़ें करें। फिर उसके बाद अगर आपको पूजा आप खुद नहीं कर सकते तो पूजा कराने में सहायता। अच्छा। अब जैसे भजन क्लबिंग है, वो भी एक उसी का पार्ट है कि कम्युनिटी फीलिंग है। जिस तरीके से साल की लोग वेट करते हैं एक रामलीला के इवेंट में जाने के लिए या अलग अलग रिलीजियस इवेंट में जाने के लिए, उसको एक फॉर्मुलाइज स्ट्रक्चर देना, एक ऑडियंस को एक ऐसी जगह देना जहाँ पे वो अपनी चॉइस से आ सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। और इसी पाथ में, इसी जर्नी में हम लोग आगे भी प्लान करते हैं कि अच्छा जो चीज़ें लोगों को हेल्प कर सकती हैं, मे बी वो हो सकता है कोई ऐसी सर्विस जिन्हें हेल्प करती हो, मे बी वो कोई चैंटिंग की चीज़ हो गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंगल जगह पे लोगों को आसानी से वो चीज़ मिल जाए। एंड हमें कोई वो कंपटीशन नहीं है, मतलब हम खुश हैं। मैंने इवन हमारा जो इवेंट हो भी रहा था, कई लोगों ने हमसे पूछा कि अब तो लोग इसे कॉपी करेंगे तो क्या, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि वो चीज़ इतनी बड़ी बने कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम अकेले पहुंच नहीं सकते। कल्चर बढ़ेगा तो सबके लिए कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, इट्स द सेम थिंग। एटलीस्ट लोग कर रहे हैं, लोग उसमें जा रहे हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, करना चाहिए, जितना कर सकते हैं लोग उतना करना चाहिए। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने शुरू करा तो लोग उसको पिकअप तो कर रहे हैं, कम से कम बिल्कुल हो तो रहा है। तो क्लबिंग का एक बहुत ही डिफरेंट माहौल होता है, कॉन्सर्ट्स का एक डिफरेंट माहौल होता है। तो जब आपने इन दोनों को इनकलकेट किया, भजन को और क्लबिंग को, तो किस तरह से आप उनका जो एक्सपीरियंस है उसको और बेहतर बनाते हैं? क्योंकि कीर्तन में
तो एक बंदा गा रहा है, लोग गा रहे हैं, बीच में कहेगा आप मेरे साथ गाइए, आप मेरे साथ नारे लगाइए। क्लबिंग में आप क्या और एक्सपीरियंस देते हो कि लोगों को लगे कि यार ये डिफरेंट है कीर्तन से? सो बेसिक एक्सपीरियंस कीर्तन और हमारे कॉन्सर्ट में होता है द स्टेज, द लाइटिंग, जिस तरीके का माहौल हम बनाने की कोशिश करते हैं, हम ये ट्राई करते हैं कि लोगों को ये ना लगे कि हम अलग हैं, बट ये भी ना लगे कि यार हम नहीं गाएंगे तो काम नहीं चलेगा, लाइक इन अ कीर्तन कि वो आपको नारे लगाने ही लगाने। प्लस द लाइटिंग, द स्टेज, द कॉन्सर्ट लेवल LED अगर लगी हुई है तो वो इट इज लार्जर देन लाइफ ऑटोमेटिकली। जिस तरीके के SFX हम यूज कर रहे हैं, जिस तरीके का ओवरऑल माहौल हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं, दैट इज अकिन टू अ कॉन्सर्ट। जो फैक्टर्स हमने मतलब अगर सेपरेशन वाइज कहे कि वो कैसे डिफरेंशिएशन हो जाता है, एक सेटिंग जैसे बताया कि जिस जगह पे वो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कीर्तन और भजन संध्या किसी बैंक्वेट में या किसी घर के माहौल में या वो चीज़ होती है, और वो ऐसा होता है कि एक सिंगल तरीके की कम्युनिटी ही वहाँ पे आ रही होती है कि मान लीजिए अगर हनुमान जी का सत्संग हो रहा है तो सिर्फ हनुमान जी का ही हो रहा है, मतलब अगर सुंदरकांड का हो रहा है या कृष्ण जी का हो रहा है तो सिर्फ कृष्ण जी का ही हो रहा है। एक हमने कोशिश करी कि हम इन्वॉल्वमेंट इसमें सभी भगवान जी की रखें, बिना भगवान जी की कोई मूर्ति वहाँ पे स्थापित करके, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा होता है, हम नहीं कहते लोगों से कि वहाँ जूते उतारिए। कई बार इस पे भी लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि देखो कैसे जूते पहन के ये चीज़ कर रहे हैं। लोग कई बार ये चीज़ भी बोलते हैं कि क्या है, नया ट्रेंड है, जैसे नेगेटिव साइड में उसमें लोगों का जाना। इस पे बात करेंगे। हाँ जी, इस पे भी जान तो बट हम जान के ही ऐसा माहौल वहाँ पे बनाते हैं। और जब हम सेटअप की बात करते हैं कि हम एटलीस्ट हम बाकियों की बात नहीं कर सकते, बट जो हम लोग सेटअप लगाते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि वहाँ पे उस तरीके का सेटअप हो जैसे किसी और बड़े कॉन्सर्ट में हो। मान लीजिए वही कॉन्सर्ट अगर जैसे इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स, हम जगह भी वहाँ इसलिए गए, जैसे पहले वहीं पे AP ढिल्लों का कॉन्सर्ट हुआ था, एक रात पहले हमारे कॉन्सर्ट से पहले वहीं पे AR रहमान का कॉन्सर्ट हुआ था। तो ताकि जब कोई जगह देख रहा हो कि अच्छा जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गजों का वहाँ पे कॉन्सर्ट होने जा रहा है तो ये उस लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। और वही हम ऑफर भी कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा लोकेशन दिखा के, फिर वही सेटअप वाइज, वही टीम वाइज, वही लोकेशन, वो सारी चीजें मिला के इसे एक अपलिफ्टेड, एक उठा हुआ कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस देती है कि जब कोई भी आए तो उसे ये फील ना हो कि यार ये तो घर में भी हम कर सकते हैं। वो बस नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप बिल्कुल ऐसा ही माहौल दे रहे हैं जो कि कॉन्सर्ट लेवल का है, लाइट्स हैं एंड यू नो देयर इज LED स्क्रीन्स है, सब कुछ है, फूलों की वर्षा भी हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कितना डिफिकल्ट होता है लोगों को इस चीज़ में इंगेज रखना कि ये एक भक्ति का कॉन्सर्ट है, आप इससे डिविएट ना हो? क्योंकि ये होता होगा, आई बिलीव कि अगर बहुत संख्या में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मस्ती मनोरंजन सोच के आ रहे हो सकते हैं, तो हमने कैसे करते हो? हमने ऐसा देखा कि बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा। क्योंकि लोग इतने ज्यादा भक्ति में लीन थे, मतलब कोई कहीं पर डांस कर रहा है, कोई बैठा हुआ है नीचे बस सुन रहा है, कोई अपने फैमिली के साथ मस्ती कर रहा है, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि क्राउड मैनेजमेंट में दिक्कत हुई या लोग डिविएट हो रहे थे। लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत ज्यादा उसमें मतलब सम्मिलित हो गए थे, बिल्कुल अच्छी तरीके से, दे वर इन इट एंड हमें बिल्कुल, मुझे नहीं लगता हमें कोई ज्यादा दिक्कत हुई। मतलब क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने बताया था अल्कोहल नहीं होता या कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिससे एक बाउंड्री पार हो जाती है, तो और वो एनवायरनमेंट कम्प्लीटली वो रहता है। तो हम तो चाहते हैं कि लोग अपने एक्सट्रीम्स पे जाए उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस वो वहाँ अल्कोहल पी नहीं सकते, स्मोक कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम एक वो नेगेटिव साइड में देखें तो वो उनको हमने पहले ही लिमिटेड रखा हुआ है, ताकि लोग अब जिस एनवायरनमेंट पे है वहाँ आप खुल के नाचिए, हिल डुल के नाचिए, गाइए, जमीन पे बैठिए, लेट जाइए, वो सारी चीज़ें करिए। हम भी चाहते थे और वो लोगों ने करा। मतलब कई फोटोज हैं, अगर हम बाद में दिखा पाएंगे तो मैं आपको शेयर भी करूंगा, कि लोग जमीन पे बैठ के नाच रहे हैं, एक प्रॉपर ड्रेसअप होके राधा रानी जी की तरह रेडी होके आए और वो नाचते नाचते, मतलब वो कई सारे लोग, क्योंकि हमारे लिए भी नई चीज़ थी देखने की, जैसे लोग कृष्ण जी की मूर्ति अपने साथ कैरी करते थे। मतलब वो जब इवेंट हमने जब करा तब मैंने देखा कि अच्छा क्योंकि एक दो जनों का सुना है वो लगता है कि अच्छा कुछ कुछ लोगों का पर्सनल है, बट जब कई सारे लोग अपने अपने कृष्ण जी को लेके आए, लोगों ने पहले भी कॉल पे भी पूछा था क्या हम लेके आ सकते हैं, और वो खड़े हुए थे अपने कृष्ण जी को लेकर, वो डांस कर रहे थे उनके साथ, फ्लावर शावर कर रहे थे उनके ऊपर। मतलब आई डोंट थिंक मैंने ऐसा माहौल कभी भी कहीं देखा है। इट वॉज ब्यूटीफुल। तो बेसिकली आपको लगता है कि आपने एक ट्रेंड सेट किया है निकुंज, की आप
आध्यात्मिकता को, जिसको कि बहुत अब तक पायस माना गया है, सनातन धर्म कोई भी धर्म ले लीजिए उसको बहुत पायस माना जाता है और माना जाता है कि धर्म एक तरफ और बाकी जीवन एक तरफ जी। तो आप कहीं ना कहीं एक कनेक्ट लेकर आ रहे हैं और आप एक सेलिब्रेशन बना रहे हैं धर्म को, ये चेंज आपको आता हुआ दिख रहा है? जी, मतलब ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्सट्रीम में ना हो के एक बीच जगह पे रहती हैं, वो लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं कि वो कैसे उसे एंजॉय करते हैं। मतलब अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए कि अगर हम कई बार गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम भजन लगाते हुए हैं, या आजकल मॉडर्न गाने भी आ गए हैं जो भजन की फॉर्म में होते हैं, उन्हें सुनते आ रहे हैं। ये चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं अलाउ करती हैं ये एक्सप्लोर करने में कि वो किस तरीके से स्पिरिचुअल हैं, और एट द सेम टाइम वो ये भी करती हैं कि लोगों को ये नहीं कहते आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। कट्टरवादी नहीं है। और कट्टरवादी कई बार लोग अलग अलग उनको बोलते हैं, मतलब लोगों ने कम्युनिटी जैसी बनाई है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, खुशी से इकट्ठा होते हैं, जहाँ वो ऐसे कट्टर नहीं है बट एक फीलिंग आ जाती है। जैसे आज अगर हमसे कोई कहते हैं कि आपको इस मंदिर में रेगुलरली जाना है, तो हम खुद भी वो प्रेफर नहीं करते कि बंधन नहीं चाहते, हम बंधन नहीं चाहते। चेंज हो रही है। हाँ, हम उसमें भी ठीक है कि शिव जी के मंदिर जाना है तो चलो वहाँ चलते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाना है तो चलो वहाँ चलते हैं, या माता के मंदिर जाना है तो चलो वहाँ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा आप अगर कृष्ण जी को मानते तो आप उन्हीं को मानेंगे, वो वाली चीज नहीं चाहते। तो ऐसी चीजें, ऐसी स्पेस, कम्युनिटी स्पेस अलाउ करती हैं लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए कि अच्छा मैं किसी एक से नहीं जुड़ा, मैं सबसे जुड़ा हूँ, मैं अपनी फेथ से जुड़ा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हूँ। और अगर देखा जाए तो सनातन एक जीवन है, जीवन का तरीका है, वे ऑफ लिविंग है। सनातन कोई ऐसे ये नहीं बोलता कि आपको यही करना है और ऐसे ही करना है। सनातन अलाउज अस एक्सप्रेशन। जिस तरीके से हम भगवान को याद करना चाहते हैं, सनातन हमें अलाउ करता है कि आप वैसे करिए। तो ये हम नहीं कर रहे, ये सनातन ने ऑलरेडी करा हुआ है। वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड कि दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सनातन धर्म। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम जनरली धर्म अपने परिवार से लेते हैं। यूजुअली हमारी इंडियन फैमिलीज में ऐसे ही होता है कि आपके घर में जो धर्म फॉलो किया जा रहा होता है, हम उसी को करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वही रीति रिवाज हम करते चले जाते हैं बिना उसको क्वेश्चन किए। क्वेश्चन करना वाज आल्सो रॉन्ग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट आप ये बता रहे हैं कि सबके पीछे एक लॉजिक है। एंड सनातन अलाउज अस टू क्वेश्चन। हमारा धर्म ही कहता है कि आप पूछिए कि ये क्यों कर रहे हैं। बहुत ज्यादा साइंटिफिक है हमारा धर्म। अगर आप सच में इसकी तह में जाएंगे और हमारे वीडियोस भी अगर आप देखेंगे, हमने हर चीज का एक साइंटिफिक लॉजिक दिया हुआ है कि सनातन धर्म में अगर बोला गया है कि व्रत रखना है, इस समय पे व्रत रखना है, तो उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि क्यों व्रत रखना है। बॉडी को क्लेंजिंग की जरूरत है ना। मे बी जैसे एक इंटरेस्टिंग मेरे को याद है, एक हमने वीडियो बनाई थी, मैं भी वही बोल रहा हूँ, शरद पूर्णिमा। जैसे लोग कहते हैं कि रात में छत पे खीर रखें तो अमृत वर्षा होती है। अगर हम उसको वैसे देखें कि साइंटिफिक वे में देखें तो ऐसा माना जाता है कि चांद के नीचे रखने से उस रात को गुड बैक्टीरिया की डेवलपमेंट होती है। और आप जब सबसे ज्यादा क्लोज होता है अर्थ के उस दिन पे, एंड वहाँ पे गुड बैक्टीरिया उसके अंदर इनकलकेट होता है, एंड हमारा ना वेदर चेंज हो रहा होता है। सो टू इंश्योर कि आवर स्टमक ठंडा रहे और उसमें कोई दिक्कत ना हो, हम सुबह वो खाते हैं और गुड बैक्टीरिया हमारे पेट को ठंडा अच्छी तबीयत के लिए वो चीज करी जाती है। ये चीज हमें जब वीडियो बनाने से पहले तक नहीं पता था, जब हमने उस वीडियो की रिसर्च करी और वो बनाया, तो वही गोल है लोगों को समझाने का कि जो चीजें आपको बताई जा रही है वो इसलिए नहीं बताई जा रही कि हाँ ये जरूरी है, कई बार कहानियां उसके साथ ऐसे जोड़िए ताकि उसको फॉलो करा जाए। क्योंकि जब कोई इन्फॉर्मेशन पास होती है, जैसे चाइनीज विस्पर जो कहते हैं कि अच्छा आप एक से दूसरे को बताते तो मीनिंग और लॉजिक चेंज होता रहता है, बट आप एक्चुअल लॉजिक को जब समझने बैठे तो चीज समझ आती है कि अच्छा मैं मे बी इस कहानी की वजह से नहीं कर रहा, बट हाँ अपनी अच्छी तबीयत की वजह से तो कर सकता हूँ। And I think the generation is now asking questions and they want answers, और अगर आप genuine आंसर देंगे तो एक्सेप्टेंस है। एंड पूछिए क्वेश्चंस, दिस इज व्हाट सनातन टेल्स यू। अब मुझे ये बताइए कि इतना अमेजिंग इवेंट आपने फर्स्ट टाइम किया और आपको ये प्रेरणा भी मिली कि आगे भी इस तरह करना चाहिए, इतनी अमेजिंग कम्युनिटी जुड़ी है, यंगस्टर्स जुड़े हैं, जैसा आपने कहा फैमिलीज को भी लाना चाहते हैं। मुझे बताइए डाउन साइड क्या था इसका, क्या क्या लोगों ने बोला जो आपको लगा कि ये नेगेटिव है बट इट विल नॉट स्टॉप मी। सो अगर हम अब हमारे पर्सपेक्टिव से पूछे डाउन साइड क्या था, तो हम नहीं मानते कोई डाउन साइड था। हम अपनी तरफ से आज भी सही हैं जो भी हमने चीज़ें करी हैं। जो लोगों के रिस्पॉन्स है, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू पता लगता है, लोग मैसेज करते हैं या बोलते हैं, जैसे कि कई लोगों ने कहा कि ये क्या ट्रेंड है भजन क्लबिंग का, आप मंदिर जाए, ये करे वो करे, ये क्या तरीका है करने का। लोगों ने बोला ये कौन सी भक्ति है जो आप जूते पहन के कर रहे हैं। लोगों मतलब
कई सारी चीजें धर्म लोगों को ने यूज कर रहे हैं पैसे कमाने के हाँ, लिए। लोगों बहुत ने सारे कहा लोगों ने कि बोला। धर्म, हाँ, कि आप स्पॉन्सर का ये कर रहा है, आपने अपना इवेंट कर रहा है, आप तो पैसे कमाने के लिए कर रहे फ्री हैं, होना चाहिए इवेंट। हाँ। तो हर चीज का लॉजिक है। जैसे अभी लास्ट इससे शुरू करते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि इवेंट फ्री होना चाहिए। बहुत लोग हम उस कम्युनिटी से आते हैं, हम नहीं जा सकते लोगों के पास चंदा इकट्ठा करने के लिए। सिंपल सी बात ये है, हम टिकट के थ्रू लोगों से कहते हैं आप आ रहे हैं, आप अपनी कॉस्ट पे कर रहे हैं, उसी से सेटअप होगा। कोई भी चीज आज की डेट में फ्री में नहीं मिलती। ना आर्टिस्ट फ्री में आते हैं, ना सेटअप फ्री में लगता है, ना जगह फ्री में मिलती है। तो उस सब का खर्चा है, और हम उसमें नहीं है कि हम चंदा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि फिर वो स्केल डाउन हो जाता है। और लोग ये नहीं देखते कि अच्छा आपको किसी और कॉन्सर्ट में अगर जाना है, वहां पे आपको टिकट, जहाँ पे अल्कोहल पीने के लिए होती है, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, और वहां के टिकट प्राइसेस भी 10 टाइम्स होते हैं। मतलब जैसे हमने अपने आने वाले इवेंट में एक वीआईपी टेबल इंट्रोड्यूस करी, मैं आपको एग्जांपल के बता दूं, 10 जनों की, जिसमें हम लोग खाना वगैरह देने वाले हैं। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि देखो आपने वीआईपी कल्चर लिया है इसमें, हमने हमारा प्राइस कंपेयर करा साथ ही में आने वाले एक और कॉन्सर्ट जो उन्हीं रेट पे होने जा रहा है। हमारी अगर 1 लाख रुपीस की थी, वो कॉन्सर्ट दूसरे की 15 लाख रुपए की थी, और वो सोल्ड आउट थी। वी हैव पुट सो मच इनटू इट। अगर हम सब कुछ ही अपने पॉकेट से दे देंगे, जो कि हमने पिछली बार दिया था, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं दिया था ना, हम हर बार देंगे, बट कहीं ना कहीं तो हमें कमाना पड़ेगा ना कुछ, फॉर यू टू गेट दैट एक्सपीरियंस। वो चीज होगी कैसे? बिना फंड से कोई चीज नहीं हो सकती। आई थिंक ये जनरेशन अब समझती है या एवरीथिंग। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ बातें कही, जैसे चप्पल पहनने के लिए कहा, कुछ और भी बातें कही होंगी। तो क्या आपका एक मैकेनिज्म है कि चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं? मतलब डू यू टेक इट विद ओपन हार्ट कि जो हमें कर सकता है? अगर किसी चीज के पीछे लॉजिक सही होता है कुछ, तो हम भी जैसे हमने जैसे हमने बिल्कुल। अपने इवेंट में जान के पिछले इवेंट में कोई मूर्ति स्थापना नहीं करी थी, क्योंकि ऐसा मानते हैं जहाँ पे मूर्ति होती है वहां जूते पहन के या चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। बट आप अगर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में नॉर्मल जगह पे है, भगवान जी के गाने गा रहे, तो वो तो कहीं भी गा सकते हैं। आप गाड़ी जब चला रहे होते तो जूते पहन के गाड़ी चलाते हैं और साथ में भजन सुन के जाते हैं। कि पूरी दुनिया जब वृंदावन जाती है तो राधे राधे बजाते हुए जाती है, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी में जूते उतार लेती है। या आप कहीं खड़े हो, भजन सुना तो जूते उतार के खड़े हो जाते हैं। और आज की डेट में कितने लोग हैं जिनकी गाड़ी में भगवान जी की मूर्ति लगी होती है, लोग वहां पे जूते नहीं उतारते। और हम तो तब भी मूर्ति स्थापना जान के नहीं कर रहे, ताकि किसी के मन में वो डिसरिस्पेक्ट नहीं आनी चाहिए, वो भाव नहीं आना चाहिए कि अच्छा एक हम कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज वेरी वेल थॉट थ्रू एंड यू हैव आंसर्स टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, व्हिच इज अमेजिंग। एंड ये बताइए कि जब पीएम मोदी ने इसके बारे में बात की, वो क्या एक मतलब फीलिंग थी? एंड वर यू एक्सपेक्टिंग किसी ने आपको कनेक्ट किया? तो जब ये मन की बात में आ गया तो किसी का कॉल आया जो हमारे जानकारी में, उन्होंने बोला कि भैया आपने देखा कि ये आपका ये अपना इवेंट आ रहा है ना, उसमें वीडियो चल रही है। मैंने कहा क्या, कहाँ पे कह रहे हो, क्या हो रहा है? देन आई सॉ कि उस पे हमारे इवेंट की ही क्लिप चल रही थी, कर्टिसी सनातन जर्नी भी उसमें मेंशन था। तो पहले कुछ देर के लिए तो ऑब्वियसली एक खुशी होती है कि जब मोदी जी एक कोई बात कर रहे हैं, आपका शुरू किया हुआ ट्रेंड जो है उसके बारे में पहली बात तो बात हो रही है, दूसरा आपके इवेंट की वीडियो नेशनल टीवी पे दिख रही है। क्योंकि मन की बात में जब पूरी लोग देखते हैं, ये भी दिखता है कि अलग अलग शहरों के चीफ मिनिस्टर, जनता सारी बैठ के देख रही होती है। तो मोदी जी के साथ साथ जैसे मैंने देखा कि अच्छा योगी जी भी एक जगह बैठ के वो देख रहे हैं, या अलग अलग जगहों पे वो चीज देख रहे हैं। तो एक तो लोगों के बीच में जब जानकारी उससे बढ़ने लगी, एक ट्रस्ट लोगों से बढ़ने लगा, लोगों को उससे एक स्केल के बारे में पता लगने लगा कि अच्छा जो चीज़ होने जा रही है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, एक नया बदलाव आ रहा है, तभी उस चीज़ को सपोर्ट मिल रहा है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही होती या फील हो रही होती, ऐसा तो है नहीं कि लोग उसको मानते नहीं। क्योंकि ये नया ट्रेंड है तो लोगों को एक तरीके से उनके थ्रू वैलिडेशन भी मिलती है कि हाँ ये चीज़ गलत नहीं है। मिला कि पीएम मोदी जी हैज सेड कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग और ये बहुत ही डिफरेंट हो रहा है, और अब उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो वो वैलिडेशन तो इंस्टेंटली ही आ गई थी कि हम कुछ तो सही कर रहे हैं, कि मोदी जी ने भी बोल उसके बाद का चेंज बताइए मुझे। सडनली व्हाट चेंज डिड यू फील? एकदम से नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको एफर्मेशन मिल जाती है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, उसके बाद क्या चेंजेस आए? कुछ सपोर्ट आया लोगों के? काफी सपोर्ट था। लोग हमें मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर एक तो मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई हमने भी देखा, मन की बात में देखा, प्लस
जो रिसेप्शन था फ्रॉम ब्रांड्स कि पहले मे बी अगर हम चाहते थे लोग हमारे साथ Associate ऑन बोर्ड करना, आए, वो पहले इतनी थोड़ी सी झिझक थी कि कुछ नया है, पता नहीं कैसा होगा. इट बिकेम अ लॉट स्मूदर. लोग बहुत ज्यादा रिसेप्टिव लोग थे. समझने लगे. हाँ, मतलब बहुत ऐसा ज्यादा. नहीं है कि लोग जुड़ने लगे. देयर इज अ डिफरेंस कि समझे लोग जरूर. समझने लगे और जुड़ने लगे, क्योंकि टाइम कम है. हमारा इवेंट हमने अगला इवेंट 2 महीने के गैप में ही कर दिया, तो टाइम कम है. हम भी समझते हैं कि कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता. लेकिन जो चीज अगर हमें कहूँ कि 21 दिसंबर से पहले थी, जहाँ लोग कह रहे थे कि पता नहीं आप ये क्या करने जा रहे हो, अब वो हो गया कि अच्छा मोदी जी ने बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया तो कुछ ना कुछ सही ही कर रहे हो. अब क्या कर मिला क्या? नहीं, गवर्नमेंट मतलब वैसे कि जैसे आज हम पुराना किला में करने जा रहे हैं, तो वो हेरिटेज साइट में करने का वैसे मौका नहीं मिलता. वो थ्रू सभ्यता फाउंडेशन जो उसे मैनेज कर रही है, उनके थ्रू वो आए, एंड वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उससे जुड़ी. तो ऐसे सपोर्ट है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा. फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? बहुत अच्छा लगता है फैमिली को. जब भी वो हमें ऑनलाइन देखते हैं या हमारी कोई न्यूज क्लिपिंग्स आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, या लोग आगे पूछते ही हैं कि कब इवेंट नेक्स्ट है, क्योंकि फैमिली से तो पूछेंगे. उनको बड़ा अच्छा लगता है. मतलब बोथ आवर पेरेंट्स बहुत खुश प्राउड होते हैं. मतलब वो बार-बार ये कहते हैं कि जो भी बना रहे हो क्रिएटिव वगैरह हमें भी शेयर करो, हम भी आगे भेजेंगे लोगों को. भेज रहे होते हैं, फेसबुक पे डाल रहे होते हैं. So you बहुत you still consider like the younger lot of our country. जी. तो आपको कैसा लगता है कि जब लोग कहते हैं यार हम अपने पेरेंट्स को भी लेके आएंगे, आपको लगता है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रेंड जहां आप ये कह रहे हो कि पेरेंट्स अलग जगह नहीं जा रहे, बच्चे अलग जगह नहीं जा रहे और साथ में सिर्फ खाना खाने नहीं जा रहे हैं? इट्स अमेजिंग. लोग कहते हैं हम अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं. मेरी बच्ची 2 साल की है, आ जाएगी क्या? मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो व्हील चेयर पे हैं, वो आ जाएंगे क्या? इस तरीके के मतलब हमारे पास कॉल्स आए हैं कि व्हील चेयर पे आना चाहते हैं, व्हील चेयर पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको लाना चाहते हैं, 2 साल के बच्चे हैं, उनको लाना चाहते हैं. इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि इंटायर फैमिली कमिंग टुगेदर एंजॉयिंग वन थिंग, एंड हर जनरेशन एंजॉय कर रहा है उसको. और कोई भी लिमिटेशन नहीं है. जनरेशन के साथ साथ अगर कोई फिजिकली एबल नहीं है तो वो भी आए. लास्ट टाइम भी आए थे, इस बार भी आना चाह रहे हैं. कोई अगर मतलब 6 महीने, इन्होंने 2 साल बोला, 6 महीने के बच्चे, क्योंकि मेरी लोगों से फोन पे डेली बात होती है, तो लोग कि 6 महीने के बच्चों के साथ भी आना चाह रहे हैं. वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं. लोगों ने मेरे से बोला कि मैं बच्चों को लाना चाहता हूँ साथ में, ताकि बचपन से ही उनके मन में कुछ ना कुछ एक नई चीज वो आती रहे मन में. और बड़ी एज के लोग हमने सोचा था आएंगे जरूर, पर ये नहीं पता था कि इतने बड़े उस पे लेवल पे आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक यंगर जनरेशन जो हमारी जनरेशन है उनके लिए एक थोड़ा सिमिलर, क्योंकि कॉन्सर्ट एनवायरनमेंट एक नोन एनवायरनमेंट है, जहाँ हमारी टिकट अगर कहती है फैन पेट या जनरल, तो लोगों को पता लगता है कि वो क्या है. जो बड़ी एज के हैं उन्हें कई बार वो समझ पहले नहीं आ पाती, तो इनके थ्रू लोगों को वो भी समझ आएगा कि अच्छा हाँ ये हुआ है, हमें अगली बार स्टेज के पास खड़े होना है. बेसिकली नई जनरेशन को तो आप शेप कर ही रहे हैं, ओल्डर जनरेशन को भी पता लग रहा है, आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ कर रहे हैं. बहुत सारे लोग निकुंज को कॉल करते हैं, थोड़े बड़ी एज के होते हैं, तो वो आवाज सुन के पहचान लेते हैं, अच्छा तुम तो बेटा 25 साल के लग रहे हो, तुम तो यंग लग रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिस दैट. बहुत अच्छा लगता है. It's good to have blessings of so many people. So now I have to end my show, but with that ऋषिका, मैं चाहूंगी आप कैमरे में देख के बताएं जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन आ सकता है, कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, कौन कौन आ सकता है शो में? शो में हर कोई आ सकता है, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या वो कितनी भी बड़ी एज के कोई हो. आप सबका वेलकम है. आप बिल्कुल बेझिझक शो में आइए, एंजॉय करिए, एंड आपको बहुत मजा आएगा. निकुंज, आप बताइए, वेयर डू यू सी सनातन जर्नी अगले 5 साल में? मैं देखता हूँ कि सनातन जर्नी के माध्यम से सभी लोग अपने धर्म को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से अपनाना शुरू कर पाएंगे कि वो खुल के उसके बारे में बात कर सके, उन चीज़ों को कर सके जो वो नहीं आ पाती. कई बार लोग क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, उन्हें चीज़ें नहीं पता होती, कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होती, तो वो जो हमारे चैनल पे आते हैं या हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जो चीज़ें वो कर नहीं पा रहे किसी भी कारणवश से, कि मे बी बचपन में वो साथ में नहीं रह पाए या कोई भी कारण से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे. चाहे वो कोई धर्म से हो, कोई कास्ट से हो, कोई भी जगह से हो, वो अपनी चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे सनातन जर्नी के माध्यम से. भजन क्लबिंग परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सुंदर सेतु का काम कर रही है सनातन जर्नी, और भजन क्लबिंग इस बात का प्रमाण है कि आस्था समय के साथ बदलते रूपों में भी जीवित रहती है. ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध और लचीली है कि वो आधुनिकता को अपनाते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ी रह सकती है. बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, ऋषिका और निकुंज, सनातन जर्नी के लिए. आपका शुक्रिया आज का बतरस देखने